गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। इससे पहले हम 2 डिसीजंस कर चुके हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। और थर्ड आज हम करेंगे दैट इज डिविडेंड डिसीजन। मींस एक फाइनेंशियल मैनेजर को थर्ड डिसीजन जो लेना होता है वो क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, सो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन। इसके अंदर बेटा हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें जो भी प्रॉफिट हुए हैं, हमें जो भी अर्निंग्स हुई हैं, उसमें से कितना हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना जो है हम अपने पास रिटेन करके रखें, ताकि हम फ्यूचर के अंदर जो है उसको मतलब इमरजेंसी के टाइम पे यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, सो हमें जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उस प्रॉफिट्स में से हमने कितना डिविडेंड के तौर पे देना है और कितना हमने अपने पास रिटेन करके रखना है। ठीक है, तो जो भी एक फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि प्रॉफिट्स में से हमने कितना डिविडेंड देना है, उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड डिसीजन। सो इट डिटरमाइन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड व्हाट परसेंटेज शुड बी रिटेन टू मीट आउट द फ्यूचर नीड्स ऑफ बिजनेस। सो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज हम डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना जो है हम अपने पास रिटेन करके रखें अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सो इसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कहते हैं जो भी हम ये डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, तो डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम हमें कुछ फैक्टर्स जो हैं अपने ध्यान में रखने होते हैं। कुछ फैक्टर्स जो हैं इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ अर्निंग मीन्स बेटा आपको ये पता है कि हमारा जो भी डिविडेंड होता है वो ऑलवेज हम किस में से पे करते हैं, प्रॉफिट में से। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रेजेंट एंड रिजर्व प्रॉफिट। सो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड। ठीक है, तो हमारा जो डिविडेंड है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ अर्निंग, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग के अंदर बेटा हमने ये देखना होता है कि हमारा जो डिविडेंड है, हमारा जो अर्निंग है वो स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर अर्निंग्स इनस्टेबल है तो डिविडेंड भी क्या होगा, इनस्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की स्टेबिलिटी बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉफिट्स के ऊपर। अगर आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो स्टेबल हैं तो डिविडेंड स्टेबल। अगर आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं तो आपका डिविडेंड भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है बेटा? अगर आपको लगता है फ्यूचर के अंदर आपको बिजनेस को ग्रो करने की, बिजनेस को एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, फिर आप अपने प्रॉफिट्स में से ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करोगे। आप अपने प्रॉफिट जो है अपने पास बचा कर रखोगे, फ्यूचर के लिए सेव करके रखोगे, ताकि जब आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले आप उसके अंदर क्या कर सको, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सको। ठीक है, क्योंकि तब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा, आप अपनी सेविंग्स को यूज़ करोगे, आपके पास जो प्रॉफिट्स पड़े उसको यूज़ करोगे। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं दोगे, आप किस लिए यूज़ करोगे, अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करोगे फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या है बेटा? कैश फ्लो पोजीशन है कि आपके बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, मींस बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है। ठीक है, कहते हैं द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो इसका मतलब क्या है, कैश जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इनफ कैश ही नहीं है, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट द कंपनी में हैव इनफ इनकम, बट उसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि उसके पास कैश ही ना हो, तो उस केस के अंदर फिर आप ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं कर सकते ना। तो आपका डिविडेंड की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर। अगर आपके बिजनेस का कैश फ्लो मींस कैश इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, तब आप ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हो। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तब आप ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके शेयर होल्डर्स कौन से हैं। ठीक है, कहते हैं दोज हु इन्वेस्ट विद द पर्पस ऑफ गेटिंग सम रेगुलर इनकम। एक शेयर होल्डर तो वो जो किस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें तो रेगुलर इनकम चाहिए, और एक शेयर होल्डर वो जो कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैपिटल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना,
तो वो शेयर होल्डर जो कि कहते हैं कि हमें तो रेगुलर इनकम चाहिए, मींस उनको तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए कंपनी डिविडेंड जो है वो प्रॉपरली डिक्लेयर करेगी। एक वो जो कहते हैं हमें तो कैपिटल प्रॉफिट चाहिए, डिविडेंड मिले या ना मिले। सो इफ द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर आर ऑफ फॉर्मर टाइप, अगर ज़्यादा शेयर होल्डर हमारे ए वाले हैं, देन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ऑन द कंट्रेरी, अगर हमारी मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर इस तरह के हैं, बाद वाले हैं, बी पॉइंट वाले हैं, तब कंपनी जो है वो फ्री है कि वो डिविडेंड इशू करे या ना करे, ठीक है। तो उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना, ये सारा कंपनी को फ्रीडम होती है कि वो कितना इशू करना चाहती है और कितना नहीं करना चाहती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टैक्सेशन पॉलिसी। हमारा डिविडेंड जो है बेटा उसको और क्या अफेक्ट करता है, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, पहले क्या होता था बेटा, डिविडेंड डिसीजन जो है टैक्स पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहते हैं अगर टैक्स रेट, इफ टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इज हायर, अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट हायर है देन कंपनी फिर कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट कम है देन कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। बट आज के टाइम के अंदर बेटा डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड इनकम वो टैक्स फ्री है। अब हमें पता है कि हमने जितना डिविडेंड देना है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो कंपनी जो है डिविडेंड ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम बेटा स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी देखना पड़ता है, क्योंकि डिविडेंड और शेयर की मार्केट वैल्यू दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेट करते हैं। कैसे, कहते हैं इट मीन्स इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट अ हायर रेट, अगर आप डिविडेंड ज़्यादा रेट से डिक्लेयर करोगे, इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, आपके शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी तो ज़्यादा डिविडेंड देती है इन शेयर्स के ऊपर, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर आपके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, शेयर्स का प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप डिविडेंड कम देते हो, ठीक है, तो आपके मार्केट प्राइस जो है वो शेयर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो एक फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज इस चीज़ को ध्यान में रखता है, द इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वाइल डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड, कि हमारे जब हम डिविडेंड का रेट डिक्लेयर करेंगे तो इसका हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है असेस टू कैपिटल मार्केट। कहते हैं असेस टू कैपिटल मार्केट, कहते हैं इन केस ऑफ नीड, अगर आपको पता है कि मार्केट के अंदर आपकी कंपनी का नेम है, ठीक है, मार्केट के अंदर आपकी इजीली पहुंच है, ठीक है, एक कंपनी कैन इजीली कलेक्ट फाइनेंस, आपको कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको इजीली मिल जाता है, मींस मार्केट के अंदर आपका नेम बना हुआ है, और उस नेम को बनाए रखने के लिए फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीगल कॉन्स्ट्रेंट। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है बेटा, कहते हैं द डिविडेंड पॉलिसी, जो लीगल कॉन्स्टेंट है क्या है, कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी शुड ऑलवेज रिमेन कन्फाइंड विद इन द लिमिट्स प्रोवाइडेड बाय लॉ। डिविडेंड जो है, जो आपको कानून ने बोल दिया उनकी लिमिट के अंदर ही आपने डिक्लेयर करना होता है। कहते हैं एक कंपनी जो है, जैसे ये बोला जाता है कि डिविडेंड जो है वो ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे करना है, ठीक है, तो आप अपना डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल में से पे नहीं कर सकते, बिकॉज इससे कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे डेट की सिक्योरिटी को क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। सो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिविडेंड जो है वो कभी भी पेड अप कैपिटल में से पे नहीं करना। डिविडेंड ऑलवेज किस में से पे करना है, करंट ईयर प्रॉफिट्स या आपके प्रीवियस ईयर के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या है, कहते हैं व्हेन अ कंपनी रिसीव फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेट, जब कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस किस फॉर्म में मिला है, डेट, मीन्स उन्होंने डिबेंचर्स वगैरह इशू करे हैं, तो कई बार डेटर्स जो हैं, जो आपके मतलब डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनके पास डिबेंचर्स हैं, वो कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं, लाइक कि आप डिविडेंड नहीं दोगे या इतना ही दोगे, तो वो भी आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और आपको उन लिमिट के अंदर रह के ही अपना वर्क जो है वो क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ये था हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन के मीनिंग भी आपको पता लग गया, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मीन्स जब आपने डिविडेंड डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेते टाइम कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो कल हम करेंगे बेटा टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।